हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपीएम क्लासेज। आज की वीडियो में आपको गोलीय पृष्ठ पर या गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, कैसे इसको प्रूव किया जाएगा या कैसे इसे सिद्ध किया जाएगा, ये आपको बताया जाएगा। उसके लिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक अवतल पृष्ठ हमने ले रखा है। इसको चलिए हम कोई नाम दे रहे हैं। मान लीजिए ये यस हो गया, ये पी हो गया और ये एस डैश हो गया। ये जो रेखा हमारी है ये मुख्य अक्ष कहलाएगी। ये आपको पता है, 10 में आप पढ़ भी चुके हैं। चलिए हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई बिंदु O है। बिंदु O को हम चाहें तो बिंब मान सकते हैं। बिंब मतलब एक ऐसी वस्तु जिसका हमें प्रतिबिंब ज्ञात करना है, या जिस वस्तु का प्रतिबिंब हमें ज्ञात करना था उसको हम बिंब मानते हैं। अब हमें इसमें दर्शाना ये है कि जब यहाँ बिंदु O से चलने वाली प्रकाश की जो किरणें होंगी, जब वे इस अवतल पृष्ठ से टकराएंगी तो प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होगा। और अपवर्तन होने के पश्चात या हम ये कहें कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है। ये आपको पढ़ाया जा चुका है, आपको पता है, पहले से बताया जा चुका है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरणों का वेग और प्रकाश किरणों का पथ बदल जाता है। प्रकाश किरणों का वेग और प्रकाश किरणों का पथ क्यों बदलता है, इसका आपको कारण भी बताया जा चुका है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। अगर हम ये मान लें कि ये हमारे पास जो अवतल पृष्ठ है वो कांच का है, ये किसका है, कांच का है, और इसके जो बाहर का भाग है, पृष्ठ के इधर का भाग, वो मान लें हम ये वायु है, और वायु का हम निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 मान लें और कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 मान लें। तो ये आपको पता है कि अगर ये वायु है तो ये विरल माध्यम होगा, और अगर ये कांच है तो ये सघन माध्यम होगा। अब यहां से हमको करना क्या है, प्रकाश की कोई एक ऐसी किरण होगी जो वायु से चलेगी, कहां प्रवेश करेगी, कांच में, या हम ये कहें कि वो विरल माध्यम से चल करके और सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। अब प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है। उस अपवर्तन की घटना में हमारे पास जो अपवर्तन का सूत्र आएगा उस सूत्र को हमें प्रूव करना है या उस सूत्र को हमें सिद्ध करना है। तो उसके चलते हैं, सबसे पहले हमारा काम क्या है कि जब भी हमको किसी बिंब का प्रतिबिंब चाहिए होता है, आपको प्रतिबिंब की परिभाषा पता है, जब हमको किसी बिंब का प्रतिबिंब चाहिए होगा तो सबसे पहले हमें बिंब से प्रकाश की कम से कम 2 किरणें निकलवानी पड़ेंगी या 2 किरणें निकलेंगी, और दोनों किरणें निकलने के बाद आगे कहीं मिल रही हैं या उन्हें हम मिला रहे हैं तो वो उसका प्रतिबिंब कहलाता है। अगर प्रकाश किरणें स्वतः से मिल रही हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और यदि प्रकाश किरणें स्वतः नहीं मिल रही हैं, उन्हें हम मिला रहे हैं, तो वो आभासी प्रतिबिंब होता है। तो चलिए हम ये मान ले रहे हैं, ये हमारा बिंदु O हो गया। देखिए ये जो हमारे पास गोलीय पृष्ठ है, गोलीय अवतल पृष्ठ है, वो जिस गोले का भाग होगा वो गोला हमारा लगभग इस तरफ आएगा ऐसे, और इस गोले का जो केंद्र होगा, हम यहां मान ले रहे हैं गोले का केंद्र हमारा हो रहा है C1। ये गोले का हमारा केंद्र हो गया C1। अब आपको पता है कि अगर हमें बिंब O का प्रतिबिंब चाहिए होगा तो हमें बिंब O से चलने वाली प्रकाश की 2 किरणें चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हमारी जो प्रकाश किरण वो मान लीजिए हम सीधे भेज रहे हैं। इसको सीधे भेजने का मतलब ये हुआ कि ये बिंदु P से होकर के सीधे निकल जाएगी। अब आपको ये पता है कि जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है उसके मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई विचलन नहीं होता, वो सीधे अपने ही मार्ग पर आगे निकल जाती है। चलिए हम मान ले रहे हैं कि ये दूसरी किरण हमारी बिंदु O से चलती है, और यहां मान ले रहे हैं हमारे पास एक बिंदु है M, और इस बिंदु M पर वो दर्पण से अवतल पृष्ठ से टकराती है। अब आपको ये पता है कि जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण हमारी अवतल पृष्ठ से टकराएगी उस बिंदु पर हमें अभिलंब की आवश्यकता पड़ती है। अभिलंब कैसे खींचा जाएगा, आपको पता है कि ये हमारा ये जो रेड वाला भाग है वो जिस गोले का केंद्र होगा उस गोले के केंद्र को अगर हम यम से मिला देंगे तो जो रेखा हमको प्राप्त होगी वो हमारी अभिलंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अभिलंब। इसको थोड़ा सही से आप लोग बना लीजिए।
जिस गोलीय पृष्ठ का हमारा ये अवतल पृष्ठ भाग होगा उस गोले के केंद्र को जब हम उस बिंदु से मिलाएंगे जहां प्रकाश की किरण आपतित हो रही है तो वो रेखा हमारी कहलाएगी अभिलंब। अगर इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ये यहां से होती जाएगी और इसको हम मान ले रहे हैं अभिलंब हमारा n है और इसे कहा जाएगा अभिलंब। अब आपको ये पता है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, अपवर्तन होता है। अपवर्तन की घटना में होता यह है कि जब प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी, सॉरी अभिलंब के नजदीक जाएगी। अभिलंब के नजदीक जाने का मतलब ये हुआ कि देखिए ये हमारी प्रकाश किरण है और ये जो रेखा है हमारी क्या है, अभिलंब। अब आपको ये पता है कि ये हमारी प्रकाश किरण जो बिंदु O से निकल रही है वो कहां जा रही है, बिंदु M पर हमारे पृष्ठ से टकरा रही है। अब अगर अपवर्तन की घटना ना होती तो हमारी ये प्रकाश किरण सीधी बिल्कुल इस तरीके से निकल जाती, लेकिन अब जब अपवर्तन हो रहा है तो ये प्रकाश किरण हमारी अभिलंब की ओर झुक जाएगी और अभिलंब की ओर झुकने का मतलब ये हुआ कि ये प्रकाश किरण हमारी थोड़ा सा झुकेगी और ऐसे निकल जाएगी। यहां तक का ठीक है, आप एक बार फिर से देख लीजिए। ये हमारे पास एक गोलीय अवतल पृष्ठ है, ये पूरी रेखा हमारी मुख्य अक्ष हो गई। हमने यहाँ बिंदु P लिया है और यहाँ पर हमने बिंदु O लिया है। बिंदु O को हमने बिंब माना है या बिंदु वस्तु माना है। अब अगर आपको बिंदु O पर स्थित वस्तु का या बिंब O का प्रतिबिंब चाहिए होगा तो सबसे पहले आपको प्रकाश की दो किरणें चाहिए होंगी। मान लीजिए एक किरण हमारी बिंदु O से चल रही है और प्रकाशिक केंद्र या इस गोले के केंद्र C1 से होकर के सीधे निकल जा रही है। जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र या वक्रता केंद्र C1 से होकर के जाएगी वो सीधे निकल जाएगी, उसके मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जो हमारा C1 है ये हमारा इस अवतल गोलीय पृष्ठ का केंद्र है, या हम ये कहें कि जो ये गोला हमने काट के निकाला है उस गोले का केंद्र हमारा क्या है, C1। दूसरी प्रकाश किरण हमारी बिंदु O से चल रही है, वो आगे चल करके अवतल पृष्ठ पर बिंदु M पर टकरा रही है। अब आपको ये पता है कि प्रकाश किरण हमारी विरल माध्यम वायु से चल रही है, कहां जा रही है, सघन माध्यम कांच में। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरणों का अपवर्तन होता है और हमें ये बेहतर पता है कि अगर प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी, लेकिन यदि प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अर्थात बिंदु M पर हमें चाहिए होगा अभिलंब। आपको पता है अभिलंब खींचने के लिए जो भी हमारा गोला होगा उस गोले के केंद्र को, यहाँ जो हमारा केंद्र C1 है, इसे हम उस बिंदु से मिलाएंगे जहां पर प्रकाश किरण आपतित हो रही है। इन दोनों के मिलाने के बाद हमको जो रेखा प्राप्त होगी वो हमारी कहलाएगी अभिलंब। अब देखिए आपको पता है कि एक प्रकाश किरण हमारी सीधे निकल जा रही है और एक प्रकाश किरण हमारी यहाँ अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक रही है। अभिलंब की ओर झुकने का मतलब ये हुआ कि ये प्रकाश किरण हमारी सीधे ऐसे निकल जाएगी और सीधे निकलने का मतलब ये हुआ कि हमें कहीं भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। और जब वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा तो हम इस रेखा को कहीं पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। ध्यान दीजिए ये प्रकाश किरण जो हमारे उधर घूम रही थी, अगर इसको हम पीछे की ओर घुमाएं या पीछे की ओर लेकर के आए तो ये लगभग हमारी कहीं आकर के यहां मिलेगी, जो इस पहली किरण से इस बिंदु पर प्राप्त हो रही और ये हमें प्राप्त होगा इस बिंब O का प्रतिबिंब। और आपको पता है कि जब हम रेखाओं को स्वयं से मिलाते हैं वे स्वयं नहीं मिलती या स्वयं नहीं काटती, हमारे द्वारा पीछे बढ़ाने पर मिलती हैं, तो वहां पर जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। अर्थात आई कैसा प्रतिबिंब होगा, आभासी। यहां तक का ठीक है। अब चलिए हम क्या करेंगे, यहां जो हमारे पास बिंदु M है, इस बिंदु M से हम एक लंब खींचेंगे और इसको हम मान ले रहे हैं हमारा कौन सा बिंदु है, इसको आप मान लीजिए Q मान लीजिए। क्या मान लेंगे, Q। यहां से आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो बिंदु Q हमारा है वो लगभग बराबर है बिंदु P के। बिंदु Q और बिंदु P हमारे दोनों लगभग बराबर हैं। हमें इस प्रकार से मानना होता है कि जो हमारा P और Q वो क्या हो, लगभग बराबर। ये आपको ध्यान रखना है, ये हमें इस प्रकार से खींचना होता है कि हमारे P और Q लगभग बराबर रहें, ताकि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार हमें जहां P के स्थान पर Q की आवश्यकता हो या Q के स्थान पर P की आवश्यकता हो हम परिवर्तन कर सकें। यहां से देखिए दूसरी बात क्या है, हम मान लेते हैं ये कोण हमारा अल्फा है, इस कोण को हम मान लेते हैं बीटा और इस कोण को हम मान लेते हैं गामा है।
मतलब ये हमारा कोण अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया। अब बात आती है आपतन कोण की और अपवर्तन कोण की। आपको पता है कि जो प्रकाश किरण हमारी किसी पृष्ठ पर आपतित होती है वो हमारी होती है आपतन कोण। तो ये देखिए ये हमारी आपतित किरण हो गई, ये रेखा हमारी कौन सी, अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ कोण आपतन कोण कहलाता है। तो ये जो पूरा कोण हमारा बनेगा वो क्या हो जाएगा, आपतन कोण। और इसको दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, आई का। फिर देखिए अपवर्तन कोण का मतलब क्या होता है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ कोण हमारा अपवर्तन कोण कहलाता है। यहाँ देखिए ये हमारी कौन सी किरण, जो रेड वाली किरण दिख रही है ये हमारी किरण है अपवर्तित किरण, और ये जो C1 वाली रेखा बिंदु M पर मिल रही है वो हमारा अभिलंब है। तो यहां पर जो कोण बनेगा वो कहलाएगा अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, और इसको दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं हम R का। मतलब यहां से हमारे पास प्राप्त होगा ये कोण हमारा R, और ये पूरा कोण हमारा मिलेगा हमको I के रूप में। यहां तक का ठीक है। फिर से आप एक बार देख लीजिए, ये रेखा हमारी आपतित किरण है, C1 से जो रेखा बिंदु M पर मिल रही है वो हमारी अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ ये जो हमारा ये वाला कोण है वो कहलाएगा आपतन कोण, और अपवर्तित किरण जो हमारी MI है उस रेखा और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है ये वाला कोण वो हमारा कहलाएगा अपवर्तन कोण R। यहां तक का ठीक है। अब हम चलते हैं सीधे इसके व्यंजक को हमें कैसे प्रूव करना है इस चीज के लिए। अब देखिए यहां से आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आपको अपवर्तन का नियम बताया होगा, नियम बताया गया है, हमने खुद बताया है, उसमें आपको ये बताया गया है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या का मतलब हुआ साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात साइन आर। इन दोनों की जो निष्पत्ति होती है वो नियतांक होती है और वो बराबर होता है N2/N1। ठीक, इस नियम को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगर हम व्यंजक को प्रूव करने पर चले तो यहां से आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर हम स्नेल का नियम लगाएं तो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम हमारे पास क्या है, स्नेल का नियम है साइन आई बटे साइन आर बराबर प्रकाश किरण जिस माध्यम में जा रही है वो उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक ऊपर होता है, और जिस माध्यम से चल रही है उसका अपवर्तनांक या उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे में होता है। तो जिस माध्यम में जा रही है वो कौन सा है, सघन किसका बना है, कांच का। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, N2, तो ऊपर आ जाएगा N2, और बटे में जिस माध्यम से चल रही है, कौन से माध्यम से चल रही है, वायु से। कैसा माध्यम है, विरल। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, N1। यहां तक का ठीक है। अब आप इन दोनों का क्या करेंगे, क्रॉस गुणा। अगर क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा N1 साइन आई बराबर N2 साइन आर। 10 में आपको त्रिकोणमिति में ये बताया गया है कि जब कोण बहुत अल्प होता है, बहुत अल्प मतलब बहुत छोटा होता है, हम साइन आई के स्थान पर केवल आई ले सकते हैं, साइन आर के स्थान पर केवल आर ले सकते हैं, कॉस आर के स्थान पर केवल आर ले सकते हैं, tan r के स्थान पर केवल r ले सकते हैं। या हम ये कहें कि 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में यदि कोण बहुत अल्प हो तो सिर्फ उनके कोण को लिखा जा सकता है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक को हम छोड़ देते हैं। तो अगर हम उसको छोड़ें तो यहां से हमको लिखना पड़ेगा यदि i व r बहुत अल्प है तब ये हो जाएगा N1i बराबर N2r। आप चाहे तो यहां से लिख सकते हैं साइन आई बराबर हो जाएगा आई और साइन आर बराबर हो जाएगा आर। ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर फर्स्ट। अब करते कि यहां से हम कुछ त्रिभुज लेंगे। क्या करेंगे, कुछ त्रिभुज लेंगे। आप ध्यान दीजिए, अगर यहां से हमें मान किसका चाहिए, हमें मान चाहिए आई का और आर का। आई का है आपके पास ये पूरा ये वाला कोण, और आर का है आपके पास यहाँ। अगर हमको आई के मान की आवश्यकता होगी तो हमें त्रिभुज कौन सा लेना पड़ेगा। आप ध्यान दीजिए, आई के मान के लिए हमें त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी OMC1। किसकी, OMC1। तो हम चलते हैं त्रिभुज OMC1 में। अगर हम
ओ एम और C1 की आकृति देखें तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां हमारा O है, यहां हमारा M है और यहां पर हमारा C1 है और ये रेखा ऐसे आगे गई हुई है। ये हमारे पास कोण कितना है, ये है गामा और ये पूरा कोण हमारे पास है आई। और यहां देखिए OMC1 के बाहर ये जो कोण बना वो कौन सा कोण है, एल्फा। आपको ये पता है, यहां से आप देख सकते हैं यहां जो हमको एल्फा दिख रहा है वो कैसा कोण है, बाह्य कोण या बहिष्कोण। और आपको बताया गया है कक्षा 9 मैथ में आपने पढ़ा है कि बहिष्कोण का मान उस त्रिभुज में उस कोण से सुदूर स्थित अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, एल्फा मिलेगा आई प्लस गामा के बराबर। तो यहां से लिखेंगे एल्फा बराबर आई प्लस गामा। यहां से आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर हमें मिलेगा एल्फा माइनस गामा। ठीक, हमें मिल गया किसका मान, आई का मान। अब किसका मान चाहिए, आर का मान चाहिए। देखिए आर कहाँ है हमारे पास, केवल इतना वाला भाग। इतने वाले भाग के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ये वाला त्रिभुज हमारा। ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा, ये जो रेखा हमारी गई है ये और ये, मतलब IMC1। तो यहां लिखेंगे कोना त्रिभुज IMC1 में अगर IM और C1 की आकृति बनाई जाए तो देखिए ये रेखा हमारी यहाँ पर I दिया हुआ है, यहां हमारे पास है M और यहां हमारे पास है C1। ये पूरी हमारी मुख्य अक्ष वाली रेखा हो गई। यहां हमें कोण दिया हुआ है एल्फा और यहां हमें कोण दिया हुआ है बीटा। ये वाला कोण हमें दिया हुआ है आर। यहां भी आप देख सकते हैं एल्फा हमारे पास क्या है, बहिष्कोण। तो एल्फा का मान कितना होगा, आर प्लस बीटा। तो यहां से हमको प्राप्त होगा एल्फा बराबर आर प्लस बीटा। तो हमें आर का मान मिलेगा एल्फा माइनस बीटा। ध्यान दीजिए बीटा इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया एल्फा माइनस बीटा। अब हम चलते हैं समीकरण 1 की तरफ। तो ये हो जाएगा तब समीकरण 1 से अगर हम आई और आर का मान समीकरण 1 में रखें तो यहां ये लिखा हुआ है N1 और हमारे पास जो आई है, आई का मान दिया हुआ है एल्फा माइनस गामा। तो एल्फा माइनस गामा हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा N2। हमारे पास जो आर दिया हुआ है, आर का मान हमारे पास आया है एल्फा माइनस बीटा। ठीक, अब आप देखिए यहां से अगर इसे हल किया जाए तो ये हो जाएगा N1 एल्फा माइनस N1 गामा और ये बराबर हो जाएगा N2 एल्फा माइनस N2 बीटा। अभी देखिए यहां पर आपने एक चेंज किया था, ये इस लाइन में मैंने कहा था यदि हमारे कोण आई और आर बहुत अल्प हो तो हम साइन आई के स्थान पर आई लिख सकते हैं, कॉस आई के स्थान पर आई लिख सकते हैं, टेन आई के स्थान पर आई लिख सकते हैं। ठीक उसका उल्टा आइए, अगर हमारे कोण बहुत छोटे हों तो हम आई के स्थान पर साइन आई लिख सकते हैं, या अपनी आवश्यकता के अनुसार आई के स्थान पर कॉस आई लिख सकते हैं, या अपनी आवश्यकता के अनुसार आई के स्थान पर टेन आई का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे यदि एल्फा कामा बीटा व गामा बहुत अल्प हैं तब एल्फा बराबर हो जाएगा टेन एल्फा, बीटा बराबर हो जाएगा टेन बीटा और गामा बराबर हो जाएगा टेन गामा। अगर इन तीनों मानों को यहां पर रखा जाए तो यहां से हमें मिलेगा N1 और एल्फा का मान हो जाएगा टेन एल्फा, फिर माइनस में आएगा N1 गामा के स्थान पर हो जाएगा टेन गामा बराबर N2 एल्फा के स्थान पर आएगा टेन एल्फा माइनस N2 और बीटा के स्थान पर आएगा टेन बीटा। अब आप देखिए हमको करना क्या है, यहां से अब एल्फा बीटा और गामा का मान निकालना है। आप देखिए एल्फा हमें कहां दिया हुआ, ये दिया हुआ है। अगर हम त्रिभुज QMC1 में आए, किसमें, QMC1, त्रिभुज QMC1 में आपको पता है कि दिए हुए कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। और अगर यहां पर देखिए हम tan का सूत्र लगाएं तो tan के लिए हो जाएगा tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है QM, आधार क्या है QC1।
तो यहां से हमको मिलेगा tan अल्फा बराबर QM/QC1। ठीक, अगर हमको बीटा का मान निकालना हो तो हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, IMQ। तो यहां से देखिए त्रिभुज IMQ में अगर हम IMQ में आएंगे, बीटा कोण हमारा यहां बन रहा है, तो इस कोण के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और tan बीटा बराबर हमको प्राप्त होगा लंब बटे आधार। आधार पूरा इस बार Q से लेकर के I तक होगा, तो ये हो जाएगा MQ/QI या QM/QI। दो मान हमको प्राप्त हो चुके हैं। फिर हम आएंगे गामा की तरफ। गामा हमको यहां दिया हुआ है। इस बार इस दिए हुए कोण के सामने की ये वाली भुजा लंब होगी। हम त्रिभुज लेंगे OM और Q। तो त्रिभुज OMQ में यहां से हमको प्राप्त होगा tan गामा बराबर, देखिए लंब तो फिर से वही QM ही रहेगा। इस बार आधार कहां बनेगा, जब हमने यहां से ये त्रिभुज पूरा लिया है तो आधार पूरा हमारा O से Q तक जाएगा, तो ये हो जाएगा QM/QO। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इन तीनों मानों को, tan अल्फा के मानों को, tan बीटा के मान को और tan गामा के मान को कहां रखेंगे, इस समीकरण में। तो यहां से हमको मिलेगा तब N1 और tan अल्फा के स्थान पर हो जाएगा QM/QC1 माइनस N1। tan गामा के स्थान पर हमारा मान हो जाएगा QM/QO बराबर N2। tan गामा का मान फिर से हमारे पास यही आएगा QM/QO और माइनस N2। tan बीटा लिखा हुआ है और tan बीटा का हमारे पास मान है QM/QI। यहां तक का आप एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि हमें यहां से साफ बोर्ड को मिटाना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। देखिए हमने किया क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास ये पूरा एक अवतल गोलीय पृष्ठ था। हमने इस पृष्ठ का ये जो हमारी रेखा थी मुख्य अक्ष, इस पर हमने एक बिंदु O लिया है। बिंदु O को हमने बिंदु वस्तु माना है। अगर हमें इस बिंब का या इस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब चाहिए होगा तो यहां से प्रकाश की दो किरणें निकलेंगी। मान लीजिए एक किरण जो हमारे बिंदु P से जाती है वो सीधे निकल जा रही है। आपको पता है कि जो प्रकाश की किरण बिंदु C से जाती है या C1 से जाती है वो अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, तो ये प्रकाश किरण सीधे निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण हमने माना है बिंदु O से चल रही है और वो जाकर के इस अवतल पृष्ठ से बिंदु M पर टकरा रही है। अब जब प्रकाश किरण बिंदु M पर टकराएगी तो माध्यम बदल रहा है, विरल से सघन हो रहा है, वायु से कांच हो रहा है, तो प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होगा। प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अर्थात हमें अब अभिलंब की आवश्यकता पड़ेगी। आपको पता है कि अभिलंब खींचने के लिए हमारा पृष्ठ जिस भी गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम उस बिंदु से जोड़ते हैं जहां पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। तो हमने गोले के केंद्र C1 को बिंदु M से जोड़ा और ये जो रेखा हमको C1 से M की तरफ जा रही है, ये जो रेखा हमको प्राप्त होगी वो क्या होगी, हमारी अभिलंब। उसको हमने N से दर्शा दिया है। अब जब प्रकाश किरण हमारी O से M पर पहुंचेगी तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी और झुक करके इस प्रकार सीधे निकल जाएगी। अगर हमारी प्रकाश किरण झुक रही है अभिलंब की ओर तो ये किरण और ये किरण आगे बढ़ाने पर कहीं भी नहीं मिलेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कहीं भी वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। तो जब हमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्रकाश की किरण को पीछे की ओर लेकर के आएंगे और जब ये प्रकाश किरण पीछे की ओर आएगी तो यहाँ बिंदु I पर आकर के टकराएगी और इस I को हम मानेंगे बिंब O का प्रतिबिंब। यहां तक का ठीक है। हमने M से मुख्य अक्ष वाली रेखा पर एक लंब खींचा, उसको हमने कौन सा बिंदु लिया है, Q। यहां मैंने आपको बताया था कि बिंदु Q और बिंदु P इस प्रकार होंगे कि वे लगभग एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर ये दोनों लगभग एक दूसरे के बराबर हैं तो अपनी हम आवश्यकता के अनुसार Q के स्थान पर P लिख सकते हैं और P के स्थान पर Q लिख सकते हैं। यहां तक का ठीक है। फिर आगे चलते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ ये पूरा कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण I। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ कोण क्या कहलाएगा, हमारा अपवर्तन कोण r। यहां तक का ठीक है। हमने इस
हमने इस कोण को अल्फा माना है, इस कोण को बीटा माना है और इस कोण को गामा माना है। यहां तक का ठीक है। इसके बाद देखिए आप स्नेल का हमने नियम लगाया, आपको पता है स्नेल का नियम क्या है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो नियत होता है, उसे हम नियतांक के बराबर मान सकते हैं। तो यहां से हमने लिखा है साइन आई बटे साइन आर बराबर। अब देखिए नियतांक में हमको लिखना क्या होता है, अगर हम निरपेक्ष अपवर्तनांक के पदों में लिखेंगे तो जिस माध्यम में हमारी प्रकाश की किरण जा रही है वो अंश में होता है, और जिस माध्यम से प्रकाश की किरण हमारी चल रही है वो हर में होता है। तो यहां से हो जाएगा हमारी प्रकाश किरण कांच में जा रही है, कांच सघन माध्यम है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है n2, और प्रकाश किरण हमारी वायु से चल रही है, माध्यम विरल है, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है n1, तो ये हो जाएगा n2 बटे n1। अब देखिए हमने n1 का इससे गुणा किया है, n2 का इससे गुणा किया है, तो ये हो जाएगा n1 sin i बराबर n2 sin r, ये लिखा हुआ है। अब यहां से देखिए हमने किया क्या, हमने ये माना है कि यदि i व r बहुत छोटे होंगे, अगर i और r बहुत अल्प है तो sin i बराबर i हो जाएगा और sin r बराबर r हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n1 i बराबर n2 r, इसको हमने समीकरण नंबर 1 माना है। फिर हमने लिया त्रिभुज OMC1, त्रिभुज OM, यहां से देखिए ये अल्फा बराबर आई प्लस आर आया है, अल्फा बराबर आई प्लस गामा लिखा हुआ, ये आई प्लस गामा मतलब मैं त्रिभुज लिया OMC1। अगर हम त्रिभुज OMC1 लेंगे, हमने इसकी आकृति आपको यहां पर बना करके दर्शाई है। इस आकृति में जो हमारा अल्फा है वो बहिष्कोण है, और अगर ये बहिष्कोण है तो इसका मान सुदूर स्थित अंतःकोणों के योग के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हमको मिलेगा अल्फा बराबर आई प्लस गामा, तो यहां से हमको आई का मान मिलेगा, अल्फा इधर आएगा तो माइनस गामा हो जाएगा, तो अल्फा माइनस गामा। फिर हमसे त्रिभुज लिया है IMC1। इस त्रिभुज में आप देखेंगे तो फिर से अल्फा बहिष्कोण है, ये हमने आकृति किनारे बना रखी है। इस अल्फा का मान इस बार आर प्लस बीटा के बराबर होगा, तो यहां से हमको मिलेगा अल्फा बराबर आर प्लस बीटा, और आर का मान मिलेगा अल्फा माइनस बीटा। इन दोनों मानों को हमने समीकरण नंबर 1 में रखा, ये लिखा हुआ, तब समीकरण 1 से आई के स्थान पर हमारा हुआ है अल्फा माइनस गामा, और आर के स्थान पर हुआ है अल्फा माइनस बीटा। अगर गुणा करेंगे तो हो जाएगा n1 अल्फा प्लस माइनस माइनस n1 गामा, और ये n2 अल्फा प्लस माइनस माइनस n2 बीटा। अब देखिए जैसे हमने ये माना कि यदि i और r बहुत अल्प हैं तो हम sin i के स्थान पर i, cos i के स्थान पर i, tan i के स्थान पर i लिख सकते हैं। ठीक उसी का उल्टा सोचिए, अगर कोण बहुत अल्प हैं तो हम चाहे तो i के स्थान पर sin i के स्थान पर cos i के स्थान पर tan i, मतलब अपनी आवश्यकता के अनुसार हम मानों को लिख सकते हैं। तो यहां लिखा गया यदि अल्फा बीटा गामा बहुत अल्प है तो अल्फा बराबर tan अल्फा, बीटा बराबर tan बीटा, गामा बराबर tan गामा। अब अगर हमको अल्फा का मान या tan अल्फा का मान निकालना हो तो आपको पता है अल्फा यहां बन रहा, त्रिभुज कौन सा हमारा होगा MQC1, तो लिखा हुआ है QMC1 में tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो MQ या QM अपान QC1, तो ये हो गया QM अपान QC1। बीटा हमारा यहां बन रहा है तो हमें त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी IMQ में, तो हमने त्रिभुज लिया IMQ में, तो ये हो जाएगा tan बीटा बराबर QM अपान, इस बार QI होगा तो ये QI हो गया, और जब गामा हमारे पास यहां बन रहा तो हमको त्रिभुज लेना पड़ेगा OMQ। अब हम जब त्रिभुज OMQ लेंगे तो यहाँ पर ये पूरा लंब होगा और ये पूरा आधार हो जाएगा, तो ये हो गया MQ या QM अपान QO। यहां तक का ठीक है। अब आप चाहें तो इन तीनों मानों को कहां रखेंगे, इस वाले समीकरण में, तो हो जाएगा n1, और tan अल्फा का मान हो गया QM अपान QC1, ये लिखा हुआ है, माइनस n1 tan गामा का मान है QM अपान QO, तो ये हो गया QM अपान QO, ये tan गामा QM अपान QO हो गया। फिर लिखा हुआ है n2 tan गामा, तो n2 ऐसे रहेगा, tan गामा का मान QM अपान QO हो जाएगा, और माइनस n2 tan बीटा है तो माइनस n2, और tan बीटा के स्थान पर क्या हो जाएगा QM अपान QI। अब आप चाहें तो यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बोर्ड को साफ करने जा रहे हैं। अब देखिए जैसे यहाँ देखिए ऊपर दोनों पक्षों में, यहाँ दोनों पदों में QM लिखा हुआ है, बराबर के इस पार भी यहाँ दोनों पदों में QM लिखा हुआ है, तो ये दोनों QM कैंसिल हो जाएंगे, हट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहां से हमारे पास बचेगा n1 और बटे में हो जाएगा QC1 माइनस
N2 बटे में हो जाएगा QO बराबर, यहां से हमको मिलेगा N2 बटे में हो जाएगा QO और माइनस N2 और बटे में हो जाएगा QI। अब देखिए आपको करना क्या है, अब आपको इन सबका मान चिन्ह परिपाटी के साथ रखना है। आप ये जान लीजिए कि प्रकाश की किरण हमारी इस तरफ जा रही है, तो प्रकाश की किरण की दिशा में जो भी चिन्ह होंगे वे धनात्मक होंगे और प्रकाश की किरण की विपरीत दिशा में जो भी चिन्ह होंगे वे ऋणात्मक होंगे। मतलब इस लाइन के इस पार के सारे चिन्ह किस में रहेंगे, माइनस में, और इसके उस पार के सारे चिन्ह किस में रहेंगे, प्लस में। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप देखिए ये हो जाएगा N1 और अपान QC1 अगर हम चाहें तो QC1 को क्या ले सकते हैं, PC1। हमने आपको यहाँ बता रखा है Q और P दोनों लगभग बराबर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा PC1 माइनस N2। QO के स्थान पर हम PO लिख सकते हैं, तो ये PO हो जाएगा, ये हो जाएगा N2 अपान QO। इसके स्थान फिर से लिखेंगे हम PO और माइनस N2। QI के स्थान पर लिखेंगे PI। अब आप मान रखिए तो ये हो जाएगा N1 बटे PC1 क्या होगा हमारा, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R। अगर हम प्रकाश की किरण हमारी इस तरफ जा रहे हैं, हम आ रहे हैं P से C1 आ रहे हैं, तो हमारा चिन्ह क्या होगा, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा माइनस R माइनस N2। P से लेकर के O तक की दूरी, ये पूरी दूरी हमारी वस्तु की दूरी होती है U, और जब हम प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस U हो जाएगा। ये बराबर N2, PO का मान फिर से माइनस U हो जाएगा और माइनस N2 PI। P से लेकर के I तक का मान प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस B। अब अगर इसे हल किया जाए तो यहां से हमको प्राप्त होगा, देखिए ये हो जाएगा माइनस N1 अपान R, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा N2 अपान U हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा N2 अपान U माइनस में और माइनस माइनस प्लस N2 अपान B। यहां तक का ठीक है। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब आप देखिए करना क्या है आपको, यहां से हमारे पास दो पद हैं, ये हमारा U लिखा हुआ है, ये भी U लिखा हुआ है, ये V है और ये R है। चलिए अब देखिए यहाँ से कुछ लिखने में गड़बड़ हो गई थी। जैसे यहाँ पर हमारे पास था N2 tan अल्फा, N2 tan अल्फा का आप लोग मान देखिए तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा ये M से Q तक ये लंब हो जाएगा और Q से C1 तक आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर QM अपान C1 होना चाहिए था, लेकिन गलती से यहाँ पर QM अपान QO हो गया था। तो यहाँ पर पहले आप लोग QC1 कर लीजिए सब में। Q देखिए Q का स्थान पर हम P लिख सकते हैं, तो ये PC1 हो जाएगा। बाकी भी इसको दूरी को हम चेंज कर लेंगे, और यहाँ पर हमारे पास था N1। अब आप ध्यान दीजिए, देखिए ये PC1 लिखा हुआ है, P से लेकर के C1 तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होगी, किसमें रहेगी, माइनस में। चिन्ह क्या होगा, कैपिटल R। यहाँ से देखिए ये माइनस जब यहाँ चलाएगा तो ये हो जाएगा कैपिटल R। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, आप करना क्या आपको, N-1 बटे R और माइनस N2 बटे R, जितने पद हमारे पास R वाले हैं उन सबको एक तरफ कर लीजिए और बाकी के पदों को एक तरफ कर लीजिए। देखिए ये माइनस N2 अपान R लिखा हुआ है, अगर हम इसको इस तरफ लेकर के आए तो N2 माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, तो ये N2 अपान प्लस R हो जाएगा, और ये बचेगा माइनस N1 अपान R। और बराबर यहाँ बचेगा, ये लिखा हुआ है N2 अपान V, तो ये N2 अपान V और माइनस ये जब प्लस का N1 अपान U उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में, तो N1 अपान U। या अगर चाहे तो देखिए इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, N2 अपान V माइनस N1 अपान U बराबर, इन दोनों में देखिए बटे में R हमारे पास कॉमन है, तो हम चाहे तो बटे में R कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा N2 माइनस N1। या इसको अगर ऐसा लिखा जाए N2 अपान V माइनस N1 अपान U बराबर N2 माइनस N1 अपान R। ये आपका सूत्र है। यहाँ पर आपको एक चीज का बहुत विशेष ध्यान देना होता है, इस वाले डेरिवेशन में हमारी प्रकाश की किरणें
विरल माध्यम से चल करके सघन माध्यम में जा रही है। जब हमारी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चल करके विरल माध्यम में आती है तो जहां पर N1 है वहां पर N2 हो जाता है और जहां पर N2 है वहां पर N1। कहने का मतलब यह है कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में, तब तो हमारा सूत्र यही रहेगा। लेकिन अगर ये सघन से विरल हो जाएगा तो सघन से विरल के सूत्र फार्मूले में हमारा यहाँ पर हो जाएगा N1/V, यहाँ चलिए लिख दे रहे हैं ऊपर N1 बटे में V माइनस यहाँ पर N1 है तो N2 हो जाएगा बटे में U और बराबर N2 माइनस N1 के स्थान पर N1 माइनस N2 और बटे में R। कहने का मतलब ये है कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो N1 के स्थान पर N2 और N2 के स्थान पर N1 हो जाएगा। ये आपका सूत्र है किसके लिए? गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप वीडियो दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक चेंज किया, ये लिखने में गलती हो गई थी। यहाँ पर tan अल्फा लिखा हुआ था और tan अल्फा का मान होना चाहिए QM/QC1, लेकिन यहाँ पर QC1 नहीं बल्कि QO लिख गया था, तो मैंने उसको सही कर दिया है।